हेलो बच्चों, जय भारत। तो आज के सुपर 3000 के सेशन में डे नंबर 21 में हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस ऑलवेज और ऑल टाइम फेवरेट चैप्टर रहा है, स्पेशल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, तीनों चैप्टर ऐसा है जिसमें से एक एमसीक्यू आना ही आना है। तो कैपेसिटेंस भी फिक्स वेटेज वाला चैप्टर मान सकते हो कि मिनिमम एक एमसीक्यू आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, फिर वो पेपर नीट का हुआ, मेन का हुआ या एडवांस का हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा मजेदार चैप्टर है। कई बार बच्चों को कई बार इसमें डाउट भी आते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस कहीं पर दिखता नहीं है, हम उसकी फील नहीं कर सकते, लेकिन बस इक्वेशन लगाते जाओ, आंसर निकालते जाओ, ऐसे ही हमें इस चैप्टर के साथ कई बार डील करना पड़ सकता है। तो आज के इस सेशन में हम कैपेसिटेंस के बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 18 क्वेश्चन देखेंगे और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के या फिर उससे इंस्पायर्ड हुए क्वेश्चन है। और हम स्पेशली ट्रेंड एनालिसिस भी देखेंगे जो हम हर बार देखते आ रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में बात करें तो क्वेश्चन देखने से पहले बच्चों हम टॉपिक्स की बात करें, किस तरीके से इसमें डिवीजन रहा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने वाला, जिसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ सकता है, लंबी लंबी कैलकुलेशन भी आ सकती है। तो पहला टॉपिक इसी इक्विवेलेंट हो गया। फिर कैपेसिटेंस में केवीएल केसीएल वाले, कैपेसिटेंस और बैटरी का कनेक्शन होगा तो कितना चार्ज जाएगा, स्विच क्लोज कर दिया, स्विच ओपन कर दिया, कितना चार्ज फ्लो होगा, ये सारी चीजें की हम बात करते हैं। फिर हम हीटिंग इफेक्ट की भी बात करते हैं। जहां पे हमें कैपेसिटेंस का अपना खुद का फॉर्मूला है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वो यहां पे लगाना पड़ सकता है। और लास्ट में जो टॉपिक होगा वो कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक और आरसी सर्किट। पूरे चैप्टर को हम 5 टॉपिक में बांट सकते हैं। अगर मैं ट्रेंड एनालिसिस की बात करूं, वेटेज नहीं है बच्चों, ट्रेंड एनालिसिस है, तो मेरी ओर से सबसे पहला नंबर रहेगा सी इक्विवेलेंट। इससे प्रीवियस ईयर में इतने क्वेश्चन पूछे गए और इतने लंबे लंबे और टफ क्वेश्चन भी पूछे गए कि आप बिलीव नहीं करोगे। आज के जो अपने सी इक्विवेलेंट के क्वेश्चन होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के होंगे। आप देखना किस लेवल तक के क्वेश्चन एनटीए या फिर जेडब्ल्यू मेन पूछ सकता है, आपको यहां पे क्लियर होगा। फिर मेरी ओर से जो दूसरी प्रायोरिटी रहेगी बच्चों वो होगा केवीएल केसीएल। तीसरे नंबर पर रहेगी बच्चों प्रायोरिटी में डाइलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चन, फिर आरसी सर्किट वाले और लास्ट में रहेगा हीटिंग इफेक्ट वाले। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रेंड एनालिसिस है, गारंटी कुछ भी नहीं है यहाँ पे बच्चों। चाइना के प्रोडक्ट जैसा है, किसी की कोई गारंटी नहीं, कुछ भी कभी भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन बस ये ट्रेंड एनालिसिस की बात है। तो देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और एक जबरदस्त अप्रोक्सीमेशन लेना। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे पूरे इंडिया में। ये 2019 या 20 दो में से एक साल का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है और वन ऑफ द मस्त क्वेश्चन कह सकते हैं इक्विवेलेंट में। तो वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और मैं बेट लगा के कह सकता हूं कि पहली ट्राई में जो आपका आंसर होगा वो यहां ऑप्शन के साथ मैच नहीं करेगा जब आप इंटीग्रेट करोगे तब, लेकिन आपको एक अप्रोक्सीमेशन लगाना जो मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले तो हम डायग्राम समझते हैं। एक प्लेट है यहां पे ए लेंथ की और दूसरी प्लेट है यहां पे ए लेंथ की, और इस प्लेट को इससे छोटा सा एंगल अल्फा पे बेंड किया गया है। ठीक है, और यहां पे है डिस्टेंस डी। हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे हम हर बार इंटीग्रेशन में करते आ रहे हैं, हम यहां पे x डिस्टेंस पे dx का एलिमेंट लेंगे। ये भी एक कैपेसिटर है, देखो ये छोटा सा कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट यहां पे है और दूसरी प्लेट यहां पे है। तो इस छोटे से एलिमेंट का कैपेसिटेंस पहले फाइंड करेंगे। तो इस छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं, उस छोटे से एलिमेंट का डीसी क्या होगा, एप्सिलॉन 0 सॉरी एरिया की बात करते हैं। तो इस प्लेट के अंदर की ओर कितनी है, ए जितनी प्लेट है अंदर की ओर, ये स्क्वायर प्लेट अंदर की ओर ए जितना है और इसकी विड्थ है dx। तो एप्सिलॉन 0 ए dx, ये हो गया प्लेट का एरिया अपॉन डिस्टेंस, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस d है प्लस इतना हमें ऐड करना है। तो अगर ये x हुआ और ये अल्फा एंगल छोटा है तो ये कितना होगा बच्चों, अल्फा x होगा। तो यानी दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, d प्लस अल्फा x। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। तो एप्सिलॉन 0 ए कॉमन निकल गया, dx अपॉन डी प्लस अल्फा x। मुझे x में इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 से लेके a तक करना है।
तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, एप्सिलॉन 0 a, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln d प्लस अल्फा एक्स अपॉन अल्फा, लिमिट रखेंगे 0 से लेके a, तो लिमिट पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन 0 a बाई अल्फा ln d प्लस अल्फा a बाई d, यानी ये हो गया एप्सिलॉन 0 a अपॉन अल्फा ln 1 प्लस अल्फा a बाई d। आपका पहले ट्राई में आंसर ये आएगा, लेकिन देखना बच्चों यहां पे एक भी आंसर ऐसा मैच नहीं कर रहा। देखो यहां पे ln तो है ही नहीं, ठीक है। अब आपको ln की सीरीज अप्लाई करनी है। जो नीट वाले ये क्वेश्चन डिफिकल्टी पड़ सकती है, मैथ्स वाले बच्चों जानते हैं ln 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या है। ln 1 प्लस एक्स की सीरीज है बच्चों यहां पे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 सो एंड सो। तो हम यहाँ पे जनरली पहले दो टर्म लेते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे क्या है अल्फा a बाई डी, तो यहाँ पे हम सीरीज पुट करेंगे एप्सिलॉन 0 a बाई अल्फा, x की जगह पे है अल्फा a बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अल्फा a बाई डी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 a अपॉन अल्फा, और अल्फा a बाई डी कॉमन निकल गया, अंदर बचा 1 माइनस अल्फा a बाई 2d। तो यहां से अल्फा अल्फा को जाने दो, तो एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर बाई डी 1 माइनस अल्फा a बाई 2d, ये अपना आंसर आएगा 1 माइनस अल्फा a बाई 2d, ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा a बाई 2d एप्सिलॉन, ये अपना आंसर होगा क्वेश्चन 1। देखो मस्त क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन, यहां तक कैलकुलेशन सिंपल लगती, फिर ये सीरीज अगर अप्लाई नहीं किया तो आप यहीं पे स्टक हो जाओगे और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जबकि हमें आगे बढ़ के इसका आंसर लाना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस से इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो खुद से ट्राई करेंगे पहले वीडियो पॉज करके। तो यहां पे बच्चों प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो दिया आपको दे देता हूं, यहां पे एक प्लेट है, दूसरी प्लेट यहां पे है, प्लेट का एरिया है a, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d, और इसके बीच में k वाला मटेरियल भरा है और जो k वेरिएबल है, k कैसा है बच्चों, और यहां पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है k1 प्लस अल्फा x। यहां पे x डिस्टेंस पे जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसका k इस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वापस यहां पे छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, x डिस्टेंस पे ये dx का एलिमेंट ले लिया। तो देखो यहां पे जो छोटे छोटे कैपेसिटेंस बनेंगे वो सारे सीरीज में बनेंगे, जबकि पीछे वाले क्वेश्चन में जो छोटे छोटे कैपेसिटेंस बन, देखो यहां पे इस तरीके से छोटे छोटे कैपेसिटर बन रहे थे, ये सारे पैरेलल, क्योंकि एक प्लेट यहां पे दूसरी प्लेट यहां पे, तो ये एक कैपेसिटेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये सारे पैरेलल बने, जबकि यहां पे जो छोटे छोटे कैपेसिटेंस बनने बच्चों वो सारे सीरीज में बनने हैं, ठीक है। तो मैं इस छोटे से कैपेसिटेंस डीसी की बात करता हूं, तो डीसी का क्या होगा एप्सिलॉन 0, इसका k है k1 प्लस अल्फा एक्स, यह हो गया एप्सिलॉन इनटू एरिया, तो इस छोटे से कैपेसिटेंस का एरिया वही होगा जो इस प्लेट का एरिया है, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस dx। अब ये सारे कैपेसिटेंस सीरीज में है, आप जानते हो जब रेगुलर लेक्चर में करवाए जाते हैं आपको एकदम क्लियर होता है कि जो छोटा सा एलिमेंट लिया वो सीरीज वाला है कि पैरेलल वाला है, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस 1/c क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/dc हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/c बराबर इंटीग्रेशन 1/dc करेंगे, तो 1 करने से नीचे आ जाएगा एप्सिलॉन 0 k 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू a ऊपर dx। तो यहां से कॉमन निकलने वाला है 1/एप्सिलॉन0 k a dx अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके d तक, तो ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन0 k a ln 1 प्लस अल्फा एक्स बाई अल्फा, लिमिट 0 से लेके d तक रखेंगे यहां पे, तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस अल्फा d अपॉन अल्फा एप्सिलॉन0 k a, ये हो गया 1/c, ठीक है। अब भी देखो ऐसा कोई आंसर यहां पे नहीं है, ऐसा कोई आंसर नहीं है, लेकिन एक चीज दी गई है अल्फा डी 1 से काफी छोटा है, अल्फा डी ये वाला टर्म 1 से काफी छोटा है, यानी वापस हम यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स की सीरीज लगा सकते हैं। तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 यानी x है अल्फा डी माइनस एक्स स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2
अपॉन अल्फा एप्सिलॉन के ए। ये अभी भी 1/c है, याद रखना बच्चों। अल्फा डी कॉमन निकालो तो 1/c अल्फा डी कॉमन निकलेगा, अंदर बचा 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 अपॉन अल्फा एप्सिलॉन के ए। अल्फा अल्फा को जाने दो, तो यहां से c क्या बचा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। अब अल्फा डी एक से काफी छोटा, यानी बाइनोमियल लगा के मैं इसको ऊपर ले सकता हूं, तो c बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 का -1 पावर, बाइनोमियल लगाएंगे, ये टर्म काफी छोटा है तो हो जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट के ए बाई डी 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। ये होगा अपना आंसर 1 प्लस अल्फा डी बाई 2, 1 प्लस अल्फा डी बाई 2 के ऑप्शन, यहां पे अपना आंसर आएगा ए। तो देखो सिर्फ इंटीग्रेशन जरूरी नहीं, आपको मैथ का भी नॉलेज होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन का टाइम ले सकता है, फिजिक्स के भी नॉर्मल 2 क्वेश्चन का टाइम ये ले सकता है, ठीक है। इतने लंबे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, पूरे इंडिया ने यहां पे क्या किया होगा बच्चों, ट्रायल एरर किया होगा। पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे हमें 7 कैपेसिटर दिए, देखो सारे ऑप्शन में 7 कैपेसिटर है। यहां पे 5 पैरेलल 2 सीरीज, 4 पैरेलल 3 सीरीज, 3 पैरेलल 4 सीरीज, 2 पैरेलल 5 सीरीज, इस तरीके से 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सब में 7 कैपेसिटेंस है। मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6/13 हो और हर कैपेसिटर 2 का है। तो हर बच्चों ने क्या किया होगा, ट्रायल एरर किया होगा, भाई पहले इसका ढूंढ लो, फिर इसका ढूंढो, फिर इसका ढूंढो, फिर इसका ढूंढो। लेकिन हम एग्जैक्ट हिट करेंगे, ठीक है, ट्रायल एरर नहीं करेंगे, हम एग्जैक्ट यहां पे क्वेश्चन क्रैक करेंगे। मानो मैं मान लेता हूं कि मैंने n कैपेसिटर पैरेलल में रखे, टोटल n कैपेसिटेंस पैरेलल में रखे, तो सीरीज में कितने बचेंगे, अब 7 माइनस n बचेंगे। अब मैं यहां से n ढूंढूंगा तो मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। n पैरेलल में यानी इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, nc, और 7 माइनस n सीरीज में, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, इसका इक्विवेलेंट हो गया, इसका इक्विवेलेंट कितना हुआ, c अपॉन 7 माइनस n। यानी अब मेरे पास 2 कैपेसिटेंस है, यह है nc का और यह है c अपॉन 7 माइनस n का। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 6/13 होना चाहिए, और यहां पे हर c कितने का है, 2 का है। तो ये 2 सीरीज में इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2, और ये कितना आना चाहिए, 6/13 आना चाहिए, जहां पे c है 2 का। तो यहां से एक c कॉमन निकलेगा, ये c यहां से गया, फिर एलसीएम ले लेते, ऊपर कितना बचा, nc अपॉन 7 माइनस n, और यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचा, 7n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6/13 अपॉन 7 माइनस n। तो 7 माइनस n को जाने दो, तो ये बचा nc अपॉन 7n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6/13। c की जगह पे 2 रख देता हूं मैं, यहां पे c की जगह रखूंगा 2, तो 2 से 6 यहां पे गया 3, मल्टीप्लाई करते सामने बचा 13n बराबर 21n, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3, तो यहां से बचा 3n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से बच्चों हमें मिलने वाला है n बराबर 3, जो वैलिड आंसर होगा। यानी n 3 होना चाहिए। n क्या रखा था मैंने, n रखा था पैरेलल कैपेसिटेंस की नंबर, यानी पैरेलल में 3 रखने हैं, बाकी सारे सीरीज में, तो अपना आंसर आ जाएगा यहां से ये। इस तरीके से बच्चों अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, यानी आपको सब्जेक्ट का नॉलेज एक्चुअल में, अगर आप यहाँ पे ट्रायल एरर करोगे तो टाइम भी जाएगा, प्लस ये फुलिशनेस है बच्चों। अगर आप स्मार्ट इंजीनियर हो तो आप क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, ये जनरल मेथड है सॉल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिटरली एचसी वर्मा से इंस्पायर्ड है, आप एचसी वर्मा देख लेना। यहाँ पे K1 K2 वाला ऐसी तरीके से क्रॉस में डाइलेक्ट्रिक इंस्टॉल किया था और उसका इक्विवेलेंट ढूंढने को बोला गया था, उससे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो वापस यहाँ पे मैं 2 प्लेट ड्रॉ करता हूँ,
क्वेश्चन बहुत लंबा, इंटीग्रेशन बहुत लंबा जाने वाला है, ठीक है, इसलिए ध्यान से करेंगे, इसको गलती नहीं होनी चाहिए। और यहां पे इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, इतने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है के वाला, और इतने रीजन में एयर है। ये दो प्लेट है, रेड कलर की दो प्लेट है, तो एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लिया, तो ये एक छोटा सा कैपेसिटर हो गया, ये उसकी पहली प्लेट, और ये यहां पे दूसरी प्लेट जिसकी विड्थ है dx। अब देखो ये जो एलिमेंट कैपेसिटर है उसमें भी दो पार्ट है, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। ध्यान से देखना, ये सारे जो एलिमेंट कैपेसिटेंस बनेंगे, यहां पे ऐसे एलिमेंट कैपेसिटेंस बने, वो सारे पैरेलल में बनेंगे, ठीक है, क्योंकि दो प्लेट से कनेक्टेड है पैरेलल। लेकिन हर एलिमेंट में दो कैपेसिटर है, वो दोनों सीरीज में है, यानी पहले तो मुझे ये वाला कैपेसिटेंस ढूंढना पड़ेगा, फिर ये वाला, फिर उनका सीरीज करके मुझे ये एलिमेंट मिलेगा, फिर उसका इंटीग्रेट करके मुझे फाइनल मिलने वाला है। प्रोसेस बहुत लंबी है, ठीक है। दूसरी चीज, हमें कुछ डायमेंशन दिया गया है, ये है d और ये है a। एक हमें ये चीज दी गई है, मान लेते हैं ये लेंथ है y, ये लेंथ है y, तो ये वाली कितनी हो जाएगी d माइनस वाई। तो पहले y ढूंढ लेता हूं। देखो इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करो, इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर मैं यहां से tan थीटा लिखूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, बड़े वाले ट्राइंगल में d बाई ए बराबर इस छोटे से ट्राइंगल में y बाई एक्स, y बाई एक्स, तो y कितना हो जाएगा x d बाई ए, ये हो गया y। तो यहां से d माइनस वाई कितना हो जाएगा, d माइनस वाई हो जाएगा, d कॉमन निकाल के 1 माइनस एक्स बाई ए, इतना हो जाएगा। अब इस वाले कैपेसिटेंस को मैं नाम देता हूं DC1 और इस वाले को नाम देता हूं DC2। तो मैं DC1 DC2 लिखूंगा। पहले DC1 बराबर एप्सिलॉन 0 एरिया, इस प्लेट का एरिया अंदर की ओर है a, ये है dx, तो ये हो जाएगा a dx। ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं बच्चों, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अद्वैत एचेवर्स के रेगुलर लेक्चर्स में ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती है, यहाँ पे हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये सारी चीजें आपको पता है, तभी आप अच्छे रिवीजन कर पाओगे। तो एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, दो ये कैपेसिटेंस में दो प्लेट के बीच का एरिया है d माइनस वाई। d माइनस वाई कितना है बच्चों, d a माइनस एक्स बाई ए, यानी ऊपर चला गया a स्क्वायर। ये आ गया मेरा DC1। अब मैं बात करता हूं DC2 की। DC2 ये वाला कैपेसिटेंस है जिसमें यहां पे डाइलेक्ट्रिक है K का, तो यहां पे आने वाला है पहले तो एप्सिलॉन 0 K, एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा यहां पे a इंटू डी एक्स अपॉन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस y बाई एक्स, y कितना है x d बाई ए, तो x d बाई ए स्क्वायर, ये हो गया DC2। अब मुझे इस पूरी स्ट्रिप का कैपेसिटेंस चाहिए, तो DC इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है, यानी यहां पे ये होने वाला है बच्चों DC इक्विवेलेंट 1 अपॉन DC बराबर 1 अपॉन DC1 प्लस 1 अपॉन DC2, ये होगा। तो 1 अपॉन DC1 को 1 अपॉन में करेंगे तो यहां से एप्सिलॉन 0 a स्क्वायर dx इंटू डी ए माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन DC2, यहां से क्या होगा एप्सिलॉन 0 k a स्क्वायर dx इंटू एक्स डी। तो यहां से कॉमन निकल रहा है मेरा, ऊपर से d, नीचे से एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx, इतना कॉमन निकला। तो अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा a माइनस एक्स प्लस यहां पे x बाई के। तो एलसीएम लेंगे इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो यहां पे बचने वाला है d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर dx इंटू के, और ऊपर बचा के ए प्लस एक्स 1 माइनस के। इसका एलसीएम लोगे तो के ए हो जाएगा माइनस के एक्स प्लस एक्स, तो माइनस के एक्स ये रहा प्लस एक्स यहाँ पे अपॉन के, ये हो गया 1 अपॉन DC, यानी DC क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर के बाई डी इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा के ए प्लस एक्स 1 माइनस के। तो नेट C क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टर्म तो बाहर निकल जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर के बाई डी, इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा dx के ए प्लस एक्स 1 माइनस के, 0 से लेके a तक, यहां से आंसर आएगा 0 से लेके a तक, ठीक है। और यहां से प्लस एक्स 1 माइनस के, सही है।
तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी एक टर्म नीचे आने वाला है 1 माइनस के, 0 से a तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस है बच्चों, कैलकुलेशन ही इतनी लंबी है, तो ये अभी इंटीग्रेट नहीं किया, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, अभी इंटीग्रेट करूंगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln के ए प्लस एक्स 1 माइनस के, 0 से लेके a तक, और यहाँ आएगा 1 माइनस के। अब लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा a और फिर 0 आएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के डी 1 माइनस के, ये एक्चुअली k माइनस 1 आना चाहिए, कहीं पे गलती होगी क्योंकि k 1 से बड़ा आता है, ठीक है। पहले लिमिट पुट कर देते हैं, तो a x की जगह पे a आएगा, तो यहाँ पे बचेगा के ए प्लस ए माइनस के ए, और यहाँ पे 0 करेंगे तो नीचे बचेगा के ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बाई डी 1 माइनस के ln, यहाँ से के जाने दो, बचा ये 1 बाई के। तो इसको मैं अब देखो अपना आंसर ढंग से आने के चांसेस है। यहां से मैं 1 माइनस के, इसको मैं ln 1 बाई के की जगह लिख सकता हूं ln के माइनस 1 पावर माइनस 1 आगे ले लूंगा, ln का प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के ln के डी के माइनस 1, यानी आंसर आएगा ln के अपॉन के माइनस 1 वाला टर्म यहाँ पे आंसर में आएगा। ln के अपॉन के माइनस 1 वाला कोई टर्म है, ln के अपॉन के माइनस 1, यहाँ पे अपना आंसर ये आने वाला है, ऑप्शन बी। देख रहे हो, आपको बहुत बड़े बड़े इंटीग्रेशन करना, और ये भी क्वेश्चन जेईई मेन प्रीवियस ईयर का ही है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मान के नहीं चलना लंबे क्वेश्चन नहीं आते। जेईई मेन में लंबे लंबे क्वेश्चन आ सकते हैं, और जब से एनटी आया तब से तो ये ट्रेंड बन चुका है बच्चों कि पेपर फिजिक्स का डिफिकल्ट नहीं होगा, लेंदी होगा। 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन 7, 8, 10 क्वेश्चन लेंदी होंगे, और ये है लेंदी क्वेश्चन में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हमें इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ढूंढना है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं हम क्या होगा। तो इस पूरे जो पूरे सर्किट है उसको हम ऐसे 4 कैपेसिटेंस में तोड़ सकते हैं। देखो K1, K2, K3, K4 वाले, यानी ये हो गया K1, K2, K3, K4। इसके एरिया की बात करूंगा मैं, तो प्लेट L बाई एल की है, यानी इसका एरिया कितना हो गया L स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया भी हो गया L स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया हो गया L स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया हो गया L स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और प्लेट के बीच का डिस्टेंस सबका है D बाई 2, D बाई 2, D बाई 2, D बाई 2, यह है प्लेट के बीच का डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। फिर इसको मुझे कंपेयर करना है एक बड़े से कैपेसिटेंस के जिसका एरिया है L स्क्वायर, डिस्टेंस है D, और ये है K इक्विवेलेंट, यानी इसका कैपेसिटेंस कितना होगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर K इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इससे मुझे इसको कंपेयर करना ताकि मुझे यहां पे मिल जाएगा K इक्विवेलेंट। तो पहले मैं 4 कैपेसिटेंस लेता हूं, C1, C2, C3, C4। तो C1 क्या होगा बच्चों, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1 L स्क्वायर बाई D, क्योंकि L बाई 2 D बाई 2 में 2 2 कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह C2 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट K2 L स्क्वायर बाई D। सेम C3 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट K3 L स्क्वायर बाई D। C4 क्या होगा एप्सिलॉन नॉट K4 L स्क्वायर बाई D। अब ये C1 C2 सीरीज में है, तो इसका अगर हम सीरीज में निकालेंगे तो C12 नाम देते, वो क्या होगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर उसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर आने वाला है एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D। ये कॉमन निकल जाएगा, K1 K2 का मुझे इस तरीके से करना, तो ये आएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। उसी तरह C34 क्या आएगा, ये हो जाएगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। ये मुझे मिल गया, ये है C12 इतने का, और इतने का है C34। अब ये दो पैरेलल में होंगे तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा, C इक्विवेलेंट आएगा C12 प्लस C34। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट करेंगे, दोनों का ऐड करना, तो ये कॉमन निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर बाई D कॉमन निकल गया। अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2।
K3K4 अपॉन K3 प्लस K4। इसको कंपेयर करेंगे एप्सिलॉन नॉट K इक्विवेलेंट L स्क्वायर बाई D से। तो यहां से K इक्विवेलेंट आना है बच्चों K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। और ऐसा ऑप्शन हम मैच करेंगे, देखते हैं कोई हो रहा है क्या। K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, K1 K2 K1 प्लस K2, ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो देखो आप देखो, यानी आंसर आएगा नॉन। ये क्वेश्चन हुआ था बोनस बच्चों, ये क्वेश्चन बोनस हुआ था। ये जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद क्वेश्चन आपको मिला था बोनस, क्योंकि एक भी आंसर मैच ही नहीं किया। और कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, आप क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। बस हमें यहां पे ये सीखना है कि कैसे, देखो इसमें से एक ऑप्शन मैच करेगा अगर आप इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाओगे। K1 K3 को पैरेलल ले लेंगे, फिर K2 K4 को पैरेलल ले लेंगे। ये है K1 वाला, K2 K3 K4। अगर आप ऐसे कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपका आंसर कोई मैच कर जाएगा, लेकिन वो गलत है। आप जानते हो, आपको लेक्चर में कराया गया होगा, जब इस तरीके से दो डाइलेक्ट्रिक सीरीज में आते हैं तब ऐसे नहीं तोड़ा जाता बच्चों, इस तरीके से उसको तोड़ा जाता है। ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से फिजिक्स के रूल को अप्लाई करके किया जाए तो एक भी आंसर मैच नहीं होगा, बोनस होगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, वो टिक करोगे तो मार्क दोनों को मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये भी सी इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो प्रॉब्लम को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ठीक है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग सेपरेशन बिटवीन डी एरिया ए कांस्टेंट K का कैपेसिटेंस C0 है, यानी C0 क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट KA बाई D, ये हो गया। नाउ 1/3 ऑफ मटेरियल इज रिप्लेस बाय 2K एंड रिमेनिंग इज रिप्लेस बाय K। मानो पहले अपने पास पूरा कैपेसिटेंस ये था जिसमें अंदर K भरा हुआ था, ठीक है। अब इसको हमने रिप्लेस कर दिया इस तरीके से। इसका एरिया है A/3 और इतने का एरिया है 2A/3। इसका कैपेसिटेंस 2A है और इसका KK है। अब इसका क्या होगा इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट लिखते हैं हम। तो ऊपर वाले का और नीचे वाले, ऊपर वाले का हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K, एरिया है A/3 अपॉन डिस्टेंस D, प्लस नीचे वाले का एप्सिलॉन नॉट K, एरिया है 2A/3 अपॉन D। तो ये हम सॉल्व करेंगे तो ये होने वाला है 2 यानी 4 एप्सिलॉन नॉट A/3DK। ये हो गया सी इक्विवेलेंट। अब यहां पे देखो बच्चों, एप्सिलॉन नॉट K/D क्या है, एप्सिलॉन नॉट K/D ये है C0, यानी ये हो गया 4/3 C0, यानी अपना आंसर आ जाएगा बच्चों 4/3। बस पढ़ते जाओ, डायग्राम बनाते जाओ। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बस देखो डायग्राम नहीं दिया, अभी तक आपके पास डायग्राम था, यहाँ पे आपको पढ़ के डायग्राम बनाना है। जो मैंने बोला था ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड पैटर्न है। लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए होंगे, आपको उससे डायग्राम बनाना है, उसको आपको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वापस लंबा चौड़ा क्वेश्चन, लंबी सी कैलकुलेशन, लेकिन ये भी हमें करना है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे हमें दो कॉम्बिनेशन दिए हैं, दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट किया है, और दोनों में एक में एनर्जी स्टोर हो रही है E1, दूसरे में E2। तो मुझे E1/E2 ढूंढना है, दोनों की बैटरी सेम है। पहले मुझे करना क्या, देख लो, E1/E2 बैटरी सेम है तो ये हो जाएगा हाफ C1V² अपॉन हाफ C2V²। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला CV², दोनों का V सेम है, यानी E1/E2 ढूंढने का मतलब हमें ढूंढना है C1/C2। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले C1 ढूंढते हैं। C1 ये वाला कनेक्शन है, C2 ये वाला कनेक्शन है। प्लेट देखते हैं, C1 की प्लेट ऐसे है, ये दो प्लेट है रेड कलर की, और डाइलेक्ट्रिक यहां पे इस तरीके से K1 K2 K3, ये हम C1 की बात कर रहे हैं। तो देखो जब मैं इसकी बात करूंगा तो ये मेरा पैरेलल कनेक्शन आया, ठीक है। ये C1 कैपेसिटेंस, मतलब ये C2 ये C3, तो C1 क्या हो जाएगा, ये प्लस ये प्लस ये। तो पहले वाला कैपेसिटेंस कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट K1, एरिया तो सेम है, डिस्टेंस है D/3। दूसरा कैपेसिटेंस, ये वाला कैपेसिटेंस कितना आएगा,
एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया तो सेम है, डिस्टेंस d/3 प्लस ये वाला कितना आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट K3a/d। तो यहां से C1 बच्चों आने वाला है 3 एप्सिलॉन नॉट a/d कॉमन निकालो, ये आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ गया C1। अब C2 की बात करते हैं। C2 की प्लेट कुछ इस तरीके से है, सॉरी यहां पे बच्चों गलती कर दी, अगर ये 2 प्लेट है तो ये 3 सीरीज में आएंगे, गलती हो गई है, इसके लिए माफ करना बच्चों। तो मुझे ठीक है, ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। इसके लिए बात करूंगा तो ये होगा, ये 3 सीरीज में है, क्योंकि देखो इस प्लेट से पहले इसमें से चार्ज जाएगा, फिर इसमें से फिर इसमें, यानी 1/C1 बराबर पहले का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट K/d/3, यही तो होगा K1 प्लस d/3 एप्सिलॉन नॉट K2a प्लस d/3 एप्सिलॉन नॉट K3a। यहां से कॉमन 1/C निकलेगा, d/3 एप्सिलॉन नॉट a कॉमन निकलेगा, यहां पे बचा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ये हो गया 1/C1। यानी C1 कितना हो बच्चों 3 एप्सिलॉन नॉट a/d। इसका एलसीएम लेंगे तो यहां पे बचेगा K1 K2 K3 अपॉन ये होने वाला है K1 K2 K2 K3 प्लस K3 K1, ये हो गया C1। अब C2 की बात करते हैं, K1 K2 K3। देखो ये 3 पैरेलल में है, क्योंकि चार्ज यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहां C2 इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इसका प्लस इसका प्लस इसका, तो ये है एप्सिलॉन नॉट K1 एरिया है /3 इंटू डी, एप्सिलॉन नॉट K2 एरिया है a/3 अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट K3 एरिया है a/3 अपॉन डी। तो यहां से कॉमन निकलेगा एप्सिलॉन नॉट a/3d, ऊपर बचेगा K1 प्लस K2 प्लस K3, ये हो गया C2। मुझे ढूंढना है C1/C2, तो एप्सिलॉन नॉट ये निकल जाएगा बाई, तो ये 3 ऊपर जाएगा, यानी ऊपर आने वाला है 9 K1 K2 K3, ये है ना ऊपर, ये C1 अपॉन ये आएगा K1 K2 K2 K3 K3 K1 और K1 प्लस K2 प्लस K3, इस तरीके से कुछ आएगा। बड़ा सा आंसर 9 K1 K2 K3 ऊपर आने वाला है 9। देखो ये वाला, ये ऑप्शन सी, देखो ये है ऑप्शन सी, ये अपना आंसर होगा 9 K1 K2 K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3 K2 K3 प्लस K3 K1 प्लस K1 K2, ये अपना आंसर आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट कर देते हैं। तो लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये भी जेईई मेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सी इक्विवेलेंट से इतने सारे और इतने अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए, इसलिए मैं मानता हूं कि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक वाला। नेक्स्ट, अब हम दूसरे टॉपिक में एंटर कर चुके, वो है केवीएल केसीएल का। तो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। तो यहां पे हमें दिया गया है दोनों में सेम एनर्जी स्टोर्ड है, यानी पहले कैपेसिटेंस की एनर्जी बराबर दूसरे की एनर्जी, यानी पहले का हाफ C1V1 स्क्वायर बराबर दूसरे का हाफ C2V2 स्क्वायर, हाफ हाफ को जाने दो। अब मुझे C1 लिखना है, पहला कॉम्बिनेशन है N1 का सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी पहला हो गया C1/N1, और उसको कितने वोल्टेज से किया 4V से, यानी 16V स्क्वायर। C2 की बात करें, C2 क्या है, C2 वाले N2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी C2 में क्या आएगा C2N2, उसको किया है V स्क्वायर से। यहां से मुझे पूछा है C2, तो C2 क्या हो जाएगा 16C1/N1N2, 16C1/N1N2, ये हो गया अपना आंसर। बस सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करनी है, प्रॉब्लम को पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, इस तरीके से भी क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। केवीएल केसीएल का अच्छा सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बोला गया है कि ये जो 2 माइक्रोफेरेड है उस पे चार्ज पूछा है इस C के फंक्शन में, और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले मैं सर्किट बना देता हूं। यहां पे कैपेसिटेंस 1K 3K C का, और यहां बैटरी है E की। तो देखो मैं
ई वोल्टेज में यहाँ पे कितना वोल्टेज, यहाँ पे कितना वोल्टेज मैं निकाल सकता हूं। मुझे इस जगह वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज डिवीजन रूल से मैं निकाल सकता हूं। इस जगह का वोल्टेज बराबर सी ई अपॉन सी प्लस 4, ये इस जगह का वोल्टेज आ गया, सही है ना। 3, ये 2 है, सॉरी ये है 2, तो सी प्लस 3, सी अपॉन सी प्लस 3, यहां से आ गया ये चीज। अब मुझे इसका Q चाहिए, तो Q बराबर CV, मुझे वोल्टेज पता है तो Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा CV, C है 2 का यानी 2CE अपॉन C प्लस 3, ये हो गया Q, यानी Q हो गया 2E अपॉन 1 प्लस 3 बाई C। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और C की वैल्यू 1 2 3 वेरी करवानी है, ऐसा लिखा गया है। देखो C की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रही है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है Q का, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं Q का। यहाँ पे C की वैल्यू मुझे 1 से लेकर 3 तक वेरी करना है, तो मैं जब C बराबर 1 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 लिखूंगा तो 2E/4 यानी E/2 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आना है E/2 का, ठीक है। और जब मैं 3 रखूंगा तो ये 3 रखूंगा तो 3 3 1 1 1 2 गया यानी E पे, यानी ये ग्राफ E/2 से E तक जाना चाहिए, यानी ये ग्राफ बढ़ता आना चाहिए, ठीक है, इंक्रीमेंट वाला होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन बी तो गया घटता हुआ, ये तीनों बढ़ते हुए, लीनियर तो होगा ही नहीं, लीनियर की इक्वेशन ही अलग आती है, तो ये भी गया। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, एक का स्लोप बढ़ रहा है, एक का स्लोप कम हो रहा है। तो हम जानते हैं कि ऐसे जब इक्वेशन हो तब जब हमें ग्राफ का शेप चूज करना तो हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे dq/dc और ऑब्जर्व करोगे कि उसका स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। अगर स्लोप बढ़ता होगा तो आपका आंसर ये वाला आएगा, स्लोप कम होता है तो आंसर ये वाला आएगा। और आप जब वैल्यू पुट करोगे तब आपको पता चलेगा कि स्लोप घटता है, आपका आंसर ये आने वाला है। ऐसा हम 2-3 जगह, एक तो सेंटर ऑफ मास वाले में भी देख चुके हैं, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ग्राफ के शेप में देख चुके हैं। वहां पे हमने यही पैटर्न फॉलो किया था, 2 ग्राफ में कंफ्यूजन था, तब हमने ग्राफ का स्लोप लेके ये करेक्ट आंसर हमने चूज किया था। ठीक है बच्चों, हो जाएगा यहां पे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस केवीएल केसीएल बेस, बड़ा आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। तो यहां पे पहले बोला गया है, सर्किट में बना देता हूं, देखो सबसे पहले ऐसा कनेक्शन है, स्विच इस तरह पे है, यह है 60 वोल्ट और यह है 1 माइक्रोफेराड, यानी सबसे पहले कनेक्शन इस तरीके से, ठीक है। फिर स्विच को इस तरफ शिफ्ट करके नया कनेक्शन ऐसा आ गया, ये नया कनेक्शन आ गया, ये है 1 का, और ये 2 कैपेसिटेंस C2 C3 कितने के, 3 और 6 के, ये है 3, ये है 6। तो इन पे चार्ज कितना होगा ये पूछा गया है। तो पहले मैं ढूंढ लेता हूं भाई इस पे चार्ज कितना है। तो ये तो 60 वोल्ट की बैटरी से चार्ज हुआ, यानी इस पे वोल्टेज 60 वोल्ट हो जाएगा। Q बराबर CV, यानी इस पे चार्ज Q कितना होने वाला है, 60 कूलम होगा। इस पे चार्ज Q कितना होने वाला है, 60 कूलम होगा। यहां पे चार्ज आएगा 60 कूलम। अब जब ये यहां पे जाएगा तब हमें चार्ज शेयरिंग का फॉर्मूला लगाना है। इन दोनों को मैं रिप्लेस करके एक सिंगल कैपेसिटेंस रख सकता हूं। देखो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर रहा हूं, और एक मैंने सिंगल कैपेसिटेंस रख दिया 2 का, क्योंकि 3 और 6 मिला के 3 चाहिए ना, 3 और 6 मिला के 2 का बनाते हैं। अब मैं 1 और 2 के बीच में चार्ज शेयरिंग करके कॉमन वोल्टेज निकाल सकता हूं। यहां पे जो V कॉमन आएगा, आप फॉर्मूला जानते हो कॉमन वोल्टेज का, V कॉमन है C1V1 C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1V1 कितना है 60, C2V2 तो 0 था, अपॉन हो गया 3, 2 और 1 3, यानी ये हो गया 20 वोल्ट। तो कॉमन वोल्टेज हो गया बच्चों 20 वोल्ट का, यानी यहां पे 20 वोल्ट आएगा, तो यहां पे चार्ज कितना होगा, चार्ज हो जाएगा 40 कूलम, चार्ज हो जाएगा 40 माइक्रो कूलम या जो भी यूनिट हो। अब ये तो इक्विवेलेंट का चार्ज है, हम जानते हैं कि सीरीज में जो यहां पे चार्ज होगा वही इन दोनों पे भी चार्ज होगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, यानी यहां पे भी आंसर आने वाला बच्चों 40 माइक्रो कूलम। है आसान। बस आपको देखो ये मैं कितनी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी इतना ही मास्टरी लाना, आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी प्रोसेस में कैसे कैसे क्या करना, फटफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यही बच्चों रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, और यही पेपर अटेम्प्ट करने का भी तरीका है। एक तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, प्लस आपको क्वेश्चन स्पीड में स्लो करना है। एकदम स्पीड में हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और वो कब होगा, देखो कैलकुलेशन स्पीड से नहीं करनी, थॉट प्रोसेस में स्पीड होनी चाहिए।
क्या करना है, तुरंत हमें स्ट्राइक होना चाहिए, तब जाके स्पीड में। कैलकुलेशन में तो आराम से करो, तभी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप कैलकुलेशन स्पीड में करने जाओगे तो मिस्टेक हो सकती है। लेकिन आपकी थॉट प्रोसेस स्पीड में होनी चाहिए, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए, हाँ मुझे इस क्वेश्चन में ये करना है। अगर आप यहीं पे सोचते रहे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, प्लस आपको टेंशन बढ़ेगा, वो अलग। तो ये थॉट प्रोसेस स्पीड में बनाने का तरीका है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और सारे कंसेप्ट को क्लियर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 माइक्रोफेराड पे मुझे चार्ज पूछा गया है, मैं यहाँ पे केवीएल कैसे अप्लाई करके आराम से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। देखो सिर्फ एक ही स्टेप में हम इसका आंसर लाएंगे, वरना अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बनेगी। हम सिंगल स्टेप में इसका आंसर लाएंगे। यह है 2 का कैपेसिटेंस, 4 का, 5 का, यह है 6 वोल्ट 6 वोल्ट। इस पॉइंट को मान लेते हैं 0 वोल्ट, तो अपने आप ये हो जाएगा 6 वोल्ट का, और ये भी हो जाएगा 6 वोल्ट का। बैटरी की वजह से ये हो गया x वोल्ट का। अब देखो यहाँ पे हम ये जो 3 प्लेट है इसका चार्ज मैं कंजर्व कर सकता हूं। तो इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स x माइनस 6। इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, 5 टाइम्स x माइनस 0, प्लस इस प्लेट का चार्ज कितना होगा, 4 टाइम्स x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करो तो 2x 5x 4x, ठीक है। तो ये हो गया 5 4 9, ये हो गया 11x बराबर, ये हो गया ये 12 और 24, ठीक है ना, 6 चौक 24 12, ये हो गया 36, यानी x हो गया 36/11, इतना वोल्ट आएगा। तो इस कैपेसिटेंस की प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये 36/11। मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो Q बराबर CV, ये है पोटेंशियल डिफरेंस इंटू कैपेसिटेंस है 5 का, यानी ये हो गया 180/11, यानी ये 18 के आसपास का आंसर आएगा, 18 से थोड़ा छोटा। तो अप्रोक्सीमेट हम 18 वाला, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा छोटा है 16 पॉइंट, ठीक है। ये 17 से ऊपर आंसर आने वाला है, यानी यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो बेस्ट सुटेबल चॉइस है 18 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, हमें ज्यादा गिनना नहीं है, बस आपको थोड़ी प्रोसेस पता होनी चाहिए कैसे करना है। तो हमें 2 सर्किट दी गई है, जब दोनों में स्विच क्लोज करेंगे तो किस सर्किट में किस तरफ चार्ज फ्लो होगा ये पता करना है। पहली सर्किट में देख लेता हूं। पहली सर्किट इस तरीके, यहां पे एक सर्किट है, यहां पे दूसरी सर्किट है। देखो जब मैं स्विच क्लोज करूंगा तो चार्ज हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पर फ्लो होगा, ये तो हमें पता होती है। बस मुझे ये पता करना है इन दोनों वोल्टेज में कौन सा हाई है, इन दोनों में कौन सा हाई है, यानी मुझे सिर्फ वोल्टेज से काम है। तो मैं इसका वोल्टेज लिखूंगा, वोल्टेज बराबर Q/C, यानी 2Q/3C। ये है 2/3Q/C। इसका वोल्टेज हो जाएगा Q/C, यानी यहां पे देखो ये ज्यादा वोल्टेज है, ये कम वोल्टेज है, ठीक है, यानी इस तरफ चार्ज फ्लो होगा। अब यहां की बात करो तो ये भी है Q/C और ये है Q/2C, यानी यहां पे इस तरफ चार्ज फ्लो होगा, यानी दोनों में चार्ज फ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। देखो यहां पे ये वोल्टेज ज्यादा, ये वोल्टेज कम है, यहां पे ये वोल्टेज ज्यादा, ये वोल्टेज कम है, यानी दोनों में जो ऑपोजिट वाला है वो अपना ऑप्शन होगा नो चार्ज, वो तो गलत, चार्ज फ्लो बोथ वो भी गलत, नो चार्ज, यानी सी अपना आंसर होगा। और एक चीज, आपको यहां पे पोलैरिटी नहीं दी गई, इसलिए पोलैरिटी नहीं, इसलिए आप यहां पे एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, प्लस माइनस। बस इतना पता है कि बेस्ट सुटेबल आंसर यह है कि दोनों में ऑपोजिट होना चाहिए। दोनों में ऑपोजिट वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इसको आप इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट क्वेश्चन मत बोलना कि सर पोलैरिटी तो दिया नहीं गया। हो सकता है कि भाई यहां आर से एल हो, यहां पे एल, ये आर से एल हो, यहां पे एल से आर हो, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो फिर बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है अपना सी, तो उसको चूज करना है। अगर आप इसको स्किप करोगे और आप बोनस की एक्सपेक्ट करोगे तो बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन अवेलेबल है ऑप्शन सी, और वो गलत नहीं है। बस थोड़ा सा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से लग सकता है कि सर ये आए ना, ऐसा डाउटफुल है, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल वो है सी। तो कई बार ऐसा भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करके जो भी बेस्ट सुटेबल है वो चूज करके आप आगे बढ़ो। अगर बोनस होना होगा तो सबको मिलेगा, तो आपका कोई नुकसान तो है ही नहीं। लेकिन अगर एनटीएस को बोनस नहीं गिनता तो फिर जिन्होंने ये टिक किया होगा उसी को मार्क मिलेगा। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट वाला टॉपिक है, सब में टॉपिक देखते जाना, या हीटिंग इफेक्ट वाला क्वेश्चन है। तो दो चार्ज अपने पास है, एक तो कैपेसिटेंस है C का जिसको V0 से कनेक्ट किया है, उसको हम दूसरे से कनेक्ट करने वाले हैं। वो कैपेसिटेंस कितने का है, C/2 का। तो कितना हीट लॉस होगा जब ये ऐसे चार्ज शेयरिंग वाले क्वेश्चन है, तो उसमें हीट लॉस का फॉर्मूला फिक्स है बच्चों। वो फॉर्मूला है हाफ C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला यहां पे आता है। तो ये हम डायरेक्ट अप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। तो हाफ C1 है C का, C2 है C/2 का अपॉन C प्लस C/2 यानी 3C/2। तो C/2 जाने दो, इस पे तो वोल्टेज था नहीं, सिर्फ इसी पे वोल्टेज है, यानी ये हो गया V0 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया CV0 का स्क्वायर बाय 6, CV0 का स्क्वायर बाय 6, ये अपना आंसर हो गया D। अगर ये आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, यहां पे आंसर आपके सामने डायरेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, वापस देखो एज इट इज वही क्वेश्चन है। पहले इस बैटरी में से इसको चार्ज करेंगे, फिर इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, यानी पहले यहां से इसको ई वोल्टेज मिल जाए। देखो मैं पूरी सर्किट ड्रॉ करता हूं। पहले इस तरीके की सर्किट है सीई का, यानी इसको कितना वोल्ट मिल गया, ई का वोल्टेज मिल गया। फिर कनेक्शन कैसा है, एक तो यहां पे कैपेसिटेंस है सी का जिसके पास ई का वोल्टेज है, और अब वो 3C से कनेक्ट होने वाला है। जब ये स्पीच में ऑन करूंगा तो ये इससे कनेक्ट, वापस अब यहां पे चार्ज शेयरिंग हुई, इसके पास चार्ज वोल्टेज था, इसको मिला है, तो हीटिंग ही पूछा है। तो वापस हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, हाफ C1C2 यानी C इंटू ये 3C स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 4C इंटू ई का स्क्वायर। तो CC को जाने दो, ये हो गया 3/8 CE स्क्वायर। अगर अब हमें ये वाला फॉर्मूला पता है तो देखो ये चार्ज शेयरिंग वाले क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, और इसमें नीट में तो भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और जेईई में भी ये क्वेश्चन, ये दोनों प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। तो अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम कितनी आसानी से और कितने जल्दी हम कर पाते हैं, ये हमें समझना है। तो यहां पे आंसर आएगा 3/8 Q²/C। ठीक है, एक्चुअली C आंसर अपना है C² के टर्म में। अब आप Q बराबर CE लिख दो तो ये हो जाएगा 3/8 Q²/C, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर अपना सेम रहेगा, क्योंकि यहां पे Q क्या है, Q है CE, Q है इस कैपेसिटेंस का वोल्टेज चार्ज, तो वो किसके बराबर है, CE के बराबर है, यानी मुझे E की जगह पे Q/C रखना है, तो यही आंसर अपना वापस मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढंग से पढ़ो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर को कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है, विथ डाइलेक्ट्रिक के हैज कैपेसिटी C यानी चार्ज, उनको चार्ज किया है V से। यानी पहले हमने अपने पास एक कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक है K का, C का कैपेसिटेंस है, वोल्टेज V है। फिर हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को निकाल दिया और फिर वापस डाइलेक्ट्रिक को अंदर रखा, और ये सारी प्रोसेस स्लोली किया है। स्लो वर्ड आने का मतलब इतना स्लो होता है कि करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज एकदम नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, यानी हीट जनरेट नहीं होती। जहां भी बच्चों आपको स्लो वर्ड मिलता है वहां पे हमें हीट जनरेट करना, हीट जीरो आती है। यानी जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे, वर्क कैपेसिटेंस का वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। स्लो प्रोसेस में हीट जीरो हो गई, यहाँ पे बैटरी तो है ही नहीं, बस इसको मैंने V वोल्ट पे वोल्टेज दे के छोड़ दिया था। ठीक है, बैटरी कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो मेरा एक्सटर्नल वर्क किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के बराबर। अब देखो मेरे पास ये पहला सिचुएशन है, दूसरी सिचुएशन में डाइलेक्ट्रिक नहीं है, वापस तीसरे में वापस में डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं। मेरे पास ऐसी सिचुएशन है, डाइलेक्ट्रिक था, निकाल दिया, वापस डाल दिया, यानी ये इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। इनिशियल फाइनल दोनों में देखो वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम है, यानी दोनों का यू भी सेम होगा, तो डेल्टा यू होने वाला है 0, यानी यहां पे बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा 0। ठीक है, बस आप थोड़ी सी प्रोसेस को समझ लो तो ये क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन आप सीधा से आंसर टिक कर पाओगे, आपका टाइम सेव हो सकता है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटेंस
एक C का है और दूसरा NC का है, उसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। ध्यान से देखना, V वोल्ट की बैटरी से मैंने दो कैपेसिटेंस कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, एक C का है दूसरा NC का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन कैपेसिटेंस आर फुल्ली चार्ज, बैटरी को रिमूव कर दिया, यानी दोनों पे V वोल्टेज आ गए, V वोल्टेज आ गए, और हम यहां से बैटरी को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यानी बचा अब अपने पास इतना, ये हमने बैटरी रिमूव कर दिया। अब when battery is removed and after that dielectric material K is placed between two plate of first, या अब क्या किया, अब इसके ऊपर हमने K वाला डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, यानी इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, KC हो गया, जिसका कितना है NC। तो अब यहां पे नया वोल्टेज V कितना होगा, V डैश कितना होगा। इनिशियली दोनों के ये पोटेंशियल कितना है, V है। अब नया V डैश कितना होगा, वापस यहां पे बच्चों चार्ज शेयरिंग का हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, बड़ी आसानी से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। इनिशियल चार्ज, देखो चार्ज शेयरिंग का कंसेप्ट क्या है, इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो इनिशियल चार्ज इस पे कितना है, CV, इस पे चार्ज कितना है, NCV, ये इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज की बात करेंगे, दोनों यहां पे पोटेंशियल V डैश है, तो इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, V डैश KC, प्लस इस पे फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, V डैश NC। तो यहां से V डैश कितना मिलने वाला है बच्चों, CV प्लस NCV अपॉन KC प्लस NC। CC को जाने दो, तो V कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस N अपॉन K प्लस N, V 1 प्लस N अपॉन K प्लस N। ये हो गया अपना आंसर D। चार्ज शेयरिंग का अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इस तरीके से भी डायरेक्टली कर सकते हो, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज। यही तो चार्ज शेयरिंग है। चार्ज कंजर्वेशन का रूल है, जो फाइनल चार्ज होगा वही इनिशियल फाइनल चार्ज दोनों सेम रहेंगे। तो मैंने वही किया है, देखो बच्चों दोनों का चार्ज सेम रखा है। बस कैपेसिटेंस यहां पर लिखने में ध्यान रखना है, अगर यहां पे गड़बड़ कर दिया आपने तो आंसर कुछ और आ जाएगा, और यहां से कोई एक और ऑप्शन मैच हो जाएगा जो आपका नेगेटिव मार्किंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरसी सर्किट का क्वेश्चन है। आरसी सर्किट में चार्जिंग, डिस्चार्जिंग के और स्टेडी स्टेट के, ये तीनों के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और इसको हमने थर्ड या फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा था, वो भी हमें थोड़ा समझना है। तो ये है कैपेसिटर्स का डिस्चार्जिंग वाला क्वेश्चन। देखो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिक्रीज होता है। हमें बोला गया है कि टाइम कांस्टेंट अप्रोक्सीमेट कितना होगा। तो पहले हमें ये चीज समझनी है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर इनिशियल वोल्टेज V है, V0 है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट टाउ में ये कितना हो जाएगा, 37% ऑफ V हो जाएगा, ये हम जानते ही है। यानी यहां पे देखो इनिशियल वोल्टेज 25 है, उसका 37% कितना हुआ, 25 इंटू 37 या 36 ले लेते, 36/100। तो ये किसके आसपास का होगा, ये हो गया 4, ये हो गया 9, यानी 9 वोल्ट के आसपास का होगा। यानी अपना टाइम कांस्टेंट T कब कितना होगा, जब वोल्टेज 9 वोल्ट हो जाएगा, वो अपने टाइम कांस्टेंट के आसपास का टाइम है। तो यहां पे ग्राफ में देखो, मैं इसको थोड़ा ग्राफ को बड़ा बनाने की ट्राई करता हूं। देखो ये उसने 25 से शुरू किया, 9 कहां पे होने वाला है, देखो यहां कहीं पे 9 होगा, तो ये टाइम कब होगा, देखो यहां पे टाइम, ये 100 से 150 के बीच में टाइम आ रहा है, यानी अपना जो आंसर होगा वो होगा 100 से लेके 150 के बीच का। ठीक है, ग्राफ ही ऐसा है कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में भी एग्जैक्ट है भी नहीं, तो आपको एग्जैक्ट लाने की ट्राई भी नहीं करना है। तुरंत आप बस ये चीज समझ लो, आपको ये अगर बिहेवियर पता है तो आप डायरेक्टली विद इन 20 to 30 सेकंड आप इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, जबकि अगर आप वैल्यू पुट करने जाओ कि भाई ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू कितना है, यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, ऐसे पुट करने जाओ तो आपको एक्सपोनेंशियल के साथ लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा, लेकिन फिर भी आप टिक तो यही करोगे। और यही चीज मैंने ऐसे ही डायरेक्ट कर दी। बस आपको ये बिहेवियर पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ का, कि एक टाइम कांस्टेंट में कितना डिक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, तो हम बड़ी इजीली कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। हमें बोला गया है कि C1 चार्ज पे
मतलब C1 कैपेसिटेंस पे चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा ये हमें बोला गया है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो ये C1 C2 है ना, उसको मैं इक्विवेलेंट बना के एक सिंगल कैपेसिटेंस बना दूंगा। तो ये हो गया अपना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब मेरे पास क्या है, एक तो E की बैटरी है और R का रेजिस्टेंस और यहाँ पे स्विच है। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे चार्ज कैसे स्टोर होता है किसी फंक्शन ऑफ टाइम, तो Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला क्या है, Q एट इनफाइनाइट वैल्यू प्लस Q इनिशियल माइनस Q इनफाइनाइट e रेस टू माइनस टी बाई टाउ। यहाँ पे टाउ आएगा RC, तो मैं टाउ की जगह लिख सकता हूँ R इंटू सी इक्विवेलेंट। अब इनिशियल Q 0 है, यानी ये हो गया Q इनफाइनाइट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी इक्विवेलेंट। Q इनफाइनाइट मतलब जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब कितना उस पे चार्ज होगा। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब इस पे पोटेंशियल कितना आने वाला है, E का। तो इस पे चार्ज कितना होगा, C इक्विवेलेंट इंटू E के बराबर, यानी ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू E 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई टाउ। अब ये चार्ज तो इस इक्विवेलेंट पे, और हमने अभी देखा कि जब मैं सीरीज वाले को इक्विवेलेंट में रिप्लेस करता हूं तब जो इक्विवेलेंट पे चार्ज होगा वही सीरीज वाले दोनों पे चार्ज होगा, ऐड नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। ध्यान से सुनना, इन दोनों सीरीज को मैंने इक्विवेलेंट बनाया, अब जो इस पे चार्ज होगा वही इन दोनों पे होगा, ठीक है, और सेम होगा। मानो इस पे चार्ज 2 कूलम है तो इन दोनों पे 2 कूलम चार्ज होगा, लेकिन जो इस पे वोल्टेज होगा वो इन दोनों में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। यानी मुझे अगर इक्विवेलेंट का चार्ज पूछ लिया तो वो मैंने ढूंढ लिया, तो वही C1 C2 का चार्ज होगा, और हमें चार्ज ही पूछा गया है, यानी अपना आंसर यहां पे आने वाला है C इक्विवेलेंट इंटू E 1 माइनस E, ये अपना आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो बच्चों ये बात हो गई कैपेसिटेंस की। हमने जो 18 क्वेश्चन थे कैपेसिटेंस के, हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया है सॉल्व करने की, और स्पेशली C इक्विवेलेंट के लंबे लंबे क्वेश्चन जो अभी तक जेईई मेन के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। और आपने देखा होगा हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर आप फ्रेश माइंड से करते हो तो मिनिमम 8 to 10 मिनट लगते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आए गए। ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन थे, मैंने तो यहाँ पे 5 ही लिए, एक क्वेश्चन तो मैंने स्किप किया था क्योंकि रिपीट हो रहा था। तो ऐसा अभी तक 6 बार क्वेश्चन आए गए जो लंबे क्वेश्चन है, और आपको C इक्विवेलेंट ढूंढने के लिए लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती थी। तो हमने पूरी ट्राई की है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट का कवर हो सके, मिनिमम टाइम में आपका मैक्सिमम रिवीजन हो सके, प्लस आप ट्रेंड एनालिसिस को भी समझ सको। तो बच्चों मिलते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट अपना जो सेशन होगा उसमें हम बात करेंगे हीट ट्रांसफर की, हम थर्मो की बात करेंगे, हीट ट्रांसफर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चैप्टर है। अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का KVL KCL जानते हो तो हीट ट्रांसफर का जो कंडक्शन वाला रूल है उसके क्वेश्चन आप बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों डे 22 में हीट ट्रांसफर के साथ। जय भारत।